नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है ऐसा तो होता ही है। डॉक्टर के कमरे से बाहर आते हुए सुमित्रा ने अपनी बहू मधु का रक्तहीन सफ़ेद मुंह देखा तो सैस ने उसके कंधे थपथपाते हुए बोली, बस बेटी, अब तो कुछ ही दिन का कष्ट रह गया। आजकल में किसी समय भी मेरा पोता आ जाएगा। मधु ने अपने पेट के बढ़े हुए घेरे को देखा और उसके मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। शायद जुड़वा हाथी आ रहे हैं। सास ने बहू का शुद्ध मुंह देखा और हंस पड़ी। कैसी बातें करती हो मधु, ऐसी अनहोनी बातें कैसे तुम्हारे दिमाग में आती हैं। फिर मधु कुछ नहीं बोली, पैर घसीटती हुई टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। आजकल उसे अपना भार सहना कठिन भी लगता था। सुमित्रा फिर तसल्ली देने की आशा से बोली, मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कहती हूँ, बस तुम बच्चे को जन्म देने का कष्ट उठा लो। पालने का उत्तरदायित्व मेरा है। जहाँ इतने दिन बीते हैं, ये 2-4 दिन भी बीत जाएंगे। और सुमित्रा अपने आने वाले पोते को बाहों में खिलाने की सुखद अनुभूति में आत्मविस्मृत हो गई। रुचिर सुमित्रा की एकमात्र संतान थी। उसके विवाह को भी 4 वर्ष हो चुके थे। 28 वर्ष पश्चात उनकी फुलवारी में फिर फूल खिलेंगे। सोच सोच कर वह हर्ष से अभिभूत होती जाती। पर कभी कभी बहू की अपने भावी संतान के प्रति यह बेरुखी देखकर वह घबरा जाती। सोचती, जब तक बच्चा उनकी गोद में न आ जाए वह निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। मधु विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य कर रही थी। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाए वह माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने रूप और शारीरिक गठन के प्रति भी बहुत सजग थी। उसे पक्का विश्वास था कि प्रथम बच्चे को जन्म देने के पश्चात ही उसे अपने शरीर की सुंदर आकृति से विदाई लेनी पड़ेगी। पर सास की अधीरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका एहसास भी उसे था। कभी सुमित्रा घुमा फिरा कर बहू को समझाने का प्रयत्न करती कि उसकी इस समय की आयु ही बच्चे को जन्म देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कभी वह भावात्मक दबाव डालती, कहती कि उसकी आयु तो बच्चे को तरसते हुए ही समाप्त हो जाएगी। एक पुत्र के पश्चात उसकी कोई संतान नहीं हुई। बड़ी आशाओं से पुत्र का विवाह किया था तो बहू माँ बनने को तैयार नहीं। पति की मनोकामना से भी मधु अनभिज्ञ न थी। उसे लगता कि उसके व पति के मध्य एक भावनात्मक शीत युद्ध चल रहा है और वह बड़े यत्न से अपने स्थान पर खड़े रहने का प्रयास कर रही है। पर कई अवसर आते जब वह पराजित सी हो जाती। एक बार पति पत्नी दोनों एक मित्र दंपति के घर गए। रुचिर और मधु शीघ्र वापस आना चाहते थे, पर वे लोग आने ही नहीं दे रहे थे। रुचिर ने हंसकर मधु से कहा, अगले वर्ष हम यह कहकर कि बच्चा घर पर रो रहा होगा, सरलता से छुट्टी पा सकेंगे। सुनकर मधु के माथे पर बल पड़ गए और वह तीव्र स्वर में बोली, मेरी रिसर्च पूरी होने में अभी कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। कहने को तो मधु ने कह दिया, पर रुचिर का एकदम फक से बुझता चेहरा देख उसे एक अपराध बोध ने घेर लिया। वह जानती थी कि वह स्वयं 5 भाई बहनों के बीच पली थी, इसलिए संतान का अभाव अनुभव नहीं करती थी। पर रुचिर का जीवन घर में एकमात्र संतान होने के कारण काफ़ी नीरस रहा था और अब वह अपनी संतान से उस सोनेपन को भरना चाहता था। स्वभावतः उसे बच्चों से प्यार भी बहुत था। जब भी बाहर से कोई बच्चा घर में आ जाता वह खिल उठता था और मधु का निश्चय कमज़ोर पड़ने लगता। उसे पति की इस चाह के सामने झुकना ही पड़ा। वे दोनों एक रेस्तरां में चाय पी रहे थे। पास की टेबल पर एक और जोड़ा बैठा था। उनके साथ 2-2.5 वर्ष का एक बालक भी था, सुंदर, स्वस्थ और बाल सुलभ चंचलता लिए। वह अपनी तोतली आवाज़ और टुकड़े टुकड़े कर शब्दों में अपने भाव व्यक्त करना चाहता और माता पिता निहाल हो जाते। पिता बार बार उसे गोद में उठाकर चूम लेता। रुचिर के प्याले में चाय ठंडी हो रही थी, प्लेट में कटलेट सूख रहे थे, पर वह इससे बेखबर था। उसे कोई चुंबकीय शक्ति उस बच्चे से जुड़ी हुई थी। उसकी आंखें उस पर स्थिर थीं और वह किसी काल्पनिक संसार में खोया हुआ था। मधु एकटक पति की ओर देख रही थी। उसके मुंह पर आए भाव पढ़कर वह अस्थिर सी हो उठी। कोई बच्चे की कमी इतनी तीव्रता से अनुभव कर सकता है, वह नहीं जानती थी। उसने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, पर रुचिर का ध्यान नहीं टूटा। उसने जोर से हाथ हिलाया। पति का सम्मोहन भंग हुआ। उसने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा और इस प्रकार संकुचित हो उठा मानो मधु ने उसे चोरी करते पकड़ लिया हो। उसके ऐसे भाव देखकर मधु को और अधिक ग्लानि हुई। वह बोली, यदि आपके जीवन में बच्चों का इतना ही महत्व है तो हमारे भी बच्चे होने ही चाहिए। आखिर 3 साल तो हो ही गए विवाह को। रुचिर की आंखों में एकाएक सैकड़ों तारे चमक उठे। मधु का हाथ उसने अपने हाथों में थाम लिया। मधु वह दिन कभी नहीं भूल सकेगी जब वह डॉक्टर के कमरे से निकली थी और उसने बाहर अधीरता से प्रतीक्षा करते रुचिर को बताया था कि वह पिता बनने वाला है। रुचिर हर्ष से उन्मत्त हो उठा था।
मधु समझ नहीं पाती कि जब संतान होना एक प्राकृतिक क्रिया है और सबके साथ होती है, तब उसके पति और सास इतने उत्तेजित क्यों हैं। कभी वह हंसकर रुचिर से कहती भी थी, क्या संसार में केवल वही पिता बनने जा रहा है। पति और सास के इस उत्साह और उमंग की मधु पर विपरीत प्रतिक्रिया होती। एक और सास सारा दिन यही रट लगाए रहती कि पोते के आने पर उनका वंश बढ़ेगा तो उनको कितनी शांति मिलेगी, तो दूसरी ओर पति पुत्र में अपना प्रतिरूप देखने के स्वप्न संजोता रहता। माँ बेटे दोनों को ही जैसे पूर्ण विश्वास था कि मधु पुत्र को जन्म देगी, और वह सोचती कि यदि उसकी पुत्री हुई तो। कभी कभी वह रात को सोते सोते एकाएक उठ बैठती। उसको यह भय झकझोर जाता कि उसकी संतान में कोई शारीरिक अथवा मानसिक विकृति हुई तो वह क्या करेगी। सोच सोचकर उसके पसीने छूटने लगते, और कभी उसे यह विचार उद्वेलित कर जाता कि यदि उसकी संतान को कुछ हो गया तो सास और पति की क्या दशा होगी। वह अपने हृदय की आशंकाएं किसी के समक्ष प्रकट कर अपने हृदय का बोझ भी हल्का न कर पाती, क्योंकि वे दोनों तो भविष्य के परिकल्पित सुखद संसार में ही रमते रहते और मधु उनको वास्तविकता में खींच लाने का साहस न जुटा पाती। परिणाम स्वरूप उसे पति और सास का उत्साह देखकर खीज हो जाती। उसे लगता कि वह यह भावात्मक दबाव और यह उत्तरदायित्व अधिक न सह सकेगी। किसी भी दिन उसके संयम का बांध टूट जाएगा और वह पागलों की तरह चीखने लगेगी। वह स्वयं भी नहीं समझ पाती कि क्यों उसे बात बात पर क्रोध आता है और अकारण ही आंखों में आंसू चू पड़ते हैं। कभी अपनी शारीरिक विकृति को देखकर उसका मन वितृष्णा से भर उठता। उसे लगता कि समय कभी समाप्त नहीं होगा और उसका घेरा इस तरह बढ़ता रहेगा। पर मधु का यह भय केवल भय ही था, और यथा समय उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उसको लगा कि वह छली गई है। एक निराशा, एक असफलता की भावना से उसका हृदय रो उठा। नर्स ने जब पूछा कि क्या वह अपनी बिटिया को अपने पास कुछ देर लिटाना चाहेगी, तो उसने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नर्स ने एक आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसकी ओर देखा और बच्चे को पालने में लिटा दिया। जैसे ही रुचिर को ऑफिस में समाचार मिला, वह दौड़ा हुआ आया। मधु के पलंग के पास आकर वह आतुरता से बोला, कहो मधु, ठीक तो होने। मधु ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू मरने को हो रहे थे। रुचिर का मुंह उतर गया। पालने में पड़ी अपनी पुत्री को देखकर उसकी बाहें उसे गोद में लेने के लिए मचल उठी, पर उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। उसने माँ की ओर देखा। वह भी कुछ ऐसे ही विचारों में उलझी हुई जान पड़ी। किंग कर्तव्य मूड सा रुचिर डॉक्टर की खोज में बाहर चला गया। शुभ समाचार सुनकर संबंधी, मित्र और जान पहचान वाले अस्पताल में आने लगे। सुमित्रा बड़े गर्व से बच्ची को गोद में उठाकर सबको दिखाती। बच्ची में पहले दिन से दूसरे दिन और दूसरे दिन से तीसरे दिन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं बड़े विस्तार से बताती। यह देखकर मधु को आश्चर्य होता और कुछ तसल्ली भी। रुचिर अपना समय मधु को ही देता। वह जितना समय अस्पताल में रहता उसी के पास बैठा रहता और उसका मन बहलाने का प्रयत्न करता। घर आकर सुमित्रा ने बच्ची का कार्यभार संभाले रखा। रात को भी वह पोती को अपने पास ही सुलाती। एक बार वह रसोई में बच्ची के लिए बोतल में दूध बना रही थी कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसने हाथों की गति तेज कर दी। तभी उसे लगा बच्ची चुप हो गई। वह दूध लेकर आई तो दरवाजे पर स्तब्ध सी रह गई। मधु बच्ची को गोद में लिए हुए उसे संबोधित कर रही थी, अरे मेरी नन्ही गुड़िया, क्यों रो रही है? अच्छा, मम्मी की लाडली बिटिया को भूख लगी है, तब तो भाई जरूर रोना चाहिए। और वह उसे दूध पिलाने का प्रयत्न करने लगी। उसके मुंह पर ममता की गरिमा झलक रही थी। बच्ची उससे चिपटी हुई थी। सुमित्रा ने कमरे में प्रवेश कर बोतल बहू की ओर बढ़ाते हुए कहा, यदि बिटिया का पेट न भरे तो दे देना, और तत्क्षण कमरे से बाहर निकल आई। बच्ची सो गई थी, पर मधु उसे वैसे ही गोद में लिए बैठी रही। रुचिर कमरे में आया तो वह मधु के पास बैठ गया। उसके हाथ से खाली दूध की बोतल लेकर अलग रखते हुए बोला, अच्छा ही है बेबी बोतल से दूध पी लेती है। अब तुम्हें इसका कोई बंधन नहीं रहेगा और तुम अपनी थीसिस पूरी कर सकोगी। मधु चौंक उठी। वह रुचिर की ओर ऐसे आंखें फाड़ कर देखने लगी जैसे वह उसकी भाषा न समझ पाई हो। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वह बेटी के लिए सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, मुझे अपना अनुसंधान पूरा करना है। विश्वविद्यालय में नहीं, अपने घर में। पक्षियों के व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि अपनी रानी बेटी के व्यवहार के बारे में। इसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा, कब हंसती है और कब रोती है, यह जानने में बहुत समय लगेगा, पर जानना बहुत आवश्यक है। रुचिर ने प्रेम से उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। भावनाओं में डूबने उबरने के कारण उसके मुंह से शब्द न निकले। मधु ने उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया। अनजाने ही उसकी आंखों में पीड़ा उतर आई। रुंधे स्वर में वह बोली,
मुझे सब कुछ मिला है, पर लगता है मैं किसी को भी कुछ देने में अक्षम हूँ। आपको पुत्र नहीं दे सकी और अब इस कोमल बेल को अपने दूध से सींच भी नहीं सकती। कैसी बातें करती हो मधु, तुम्हारे पास प्यार का इतना बड़ा भंडार है कि बच्ची को कभी किसी प्रकार की कमी अनुभव नहीं होगी। यह कोमल कली अवश्य ही एक सुंदर और आकर्षक फूल के रूप में विकसित होकर हमारी वाटिका को महकाती रहेगी। सच पूछो तो मुझे इस निरीह सी दिखने वाली अपनी बेटी को पाकर जितना हर्ष हो रहा है, उतना शायद पुत्र प्राप्ति पर भी नहीं होता। जानती हो क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल मेरी प्यारी मधु से मिलती है। फिर सैस ने मधु के बालों को झकझोरते हुए वह बोला, बस घबराहट है तो यही कि यह भी अपनी माँ की तरह मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। रुचिर के स्वर में गर्व छलका पड़ता था। धत, आप मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं? इसके जन्म का समाचार सुनकर अस्पताल आए भी तो इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। पगली, मैं तुम्हारी आंखों में छलकते आंसू देखकर अपने हृदय के आह्लाद को अपनी नन्ही बेटिया पर बिखेरने का साहस कैसे करता? उस समय तुम इतनी थकी हुई, सुस्त और निराश लग रही थी कि मुझे प्रतीत हुआ कि मैंने तुम्हें इस बंधन में बांधकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। कैसी बातें करते हैं? आपने तो मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। यह सच है कि एक समय था जब मैं बच्चों को बंधन मानती थी, पर प्रथम दृष्टि में ही आपकी इस नटखट पुत्री ने मेरे जीवन की सारी मान्यताओं में फेरबदल कर दिए। इसकी नन्ही मुट्ठियों में मेरा दिल कैद होकर रह गया है। मधु की आंखों में ढेर सी कोमल भावनाएं उतर आई। मुख आत्मसंतुष्टि से चमक उठा। रुचिर को जान पड़ा कि वह अपने समक्ष ममता को साकार रूप में देख रहा है। उसकी प्रसन्नता का प्याला पूरा भर गया था और माँ को कमरे में प्रवेश करते देख छलक पड़ा। हर्ष मिश्रित उत्तेजित स्वर में वह बोला, माँ, हम गलत समझ रहे थे। मधु इसलिए सुस्त नहीं थी कि वह अपने को बंधन में बंधा समझ रही थी, बल्कि इसलिए कि पुत्री को जन्म देने के पश्चात वह थक गई थी और अपने को शक्ति रहित अनुभव कर रही थी। जब मनुष्य शरीर से दुर्बल हो जाता है तो उसकी भावनाएं उसके साथ खिलवाड़ करने लगती हैं। मधु चिहक कर बोली, और माँ जी, इन्हें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि इनके पुत्र क्यों नहीं हुआ। इसमें अफसोस करने की क्या बात है? पुत्री तो हमेशा ही पिता को अधिक प्यारी होती है। जितना स्नेह पुत्री माता पिता को दे सकती है, पुत्र नहीं। फिर लड़कियां पिता का प्यार जीतने की अद्भुत कला में जन्म से ही पारंगत होती है। माँ के ऐसे सपाट और सीधे वक्तव्य सुनकर रुचिर अवाक और अप्रतिभा उनका मुख देखता रह गया। अपनी जिन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को वे पति पत्नी स्वयं समझ नहीं पा रहे थे, जिनकी विवेचना में वे अपने ऊपर आश्चर्य कर रहे थे, वे सब माँ के लिए केवल परिज्ञात सत्य थे। मधु कुछ उल्हाने के स्वर में बोली, माँ जी, आप दोनों ही तो पहले पुत्र की रट लगाए हुए थे। आपको वंश आगे बढ़ाने की चिंता थी तो इन्हें अपना प्रतिरूप देखने का अरमान। फिर आप दोनों के विचार कैसे बदल गए? ऐसा ही तो होता है। संतान तो संतान है, लड़की हो या लड़का, खून तो हमारा ही है। माँ, मुझे मधु को देखकर आश्चर्य होता है। पहले तो माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, अब कहती है बच्ची के बिना उसका जीवन निरर्थक और निरस था। अरे ऐसा ही होता है। माँ का स्वर वैसा ही सहज था। रुचिर ने हंसकर माँ के गले में बाहें डाल दी। ओ माँ, क्या तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता? सुमित्रा ने एक गहरी दृष्टि से बहू की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य होता यदि मधु जुड़वा हाथियों को जन्म देती। मधु ने सास की ओर देखा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुचिर कुछ समझ नहीं पाया। वह बेमुग्ध सा माँ और मधु का मुंह देखने लगा। मधु ने बच्ची को उठाकर हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से वात्सल्य रस की वर्षा हो रही थी। रुचिर मंत्रमुग्ध सा पत्नी को देख रहा था। उसने माँ से पूछना चाहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मातृत्व की भावना नारी को इतना नैसर्गिक सौंदर्य और लावण्य प्रदान कर दे, पर वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि माँ का उत्तर होगा, हाँ, ऐसा तो होता ही है।